मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। श्री श्याम शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में आप अपने पाठ्यक्रम से जुड़े रहें, अपने पाठ्यक्रम को कंप्लीट करें और कोविड-19 की पालना करते हुए इस क्लासेस का आप अधिक से अधिक लाभ लें। तो आज हम अपने B.Ed फर्स्ट ईयर लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट में अधिगम अंतरण कल हमने पढ़ा, आज उसके आगे हम पढ़ेंगे कि अधिगम अंतरण का महत्व क्या है। अधिगम अंतरण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग ट्रांसफर, इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग ट्रांसफर, importance of transfer of learning। अधिगम अंतरण का महत्व जीवन में बहुत अधिक है और हमने कल इसके प्रकार भी पढ़े कि अधिगम अंतरण किस प्रकार का होता है। हम बात करें इसका महत्व विभिन्न क्षेत्रों में है। पर्टिकुलर हम शिक्षा के क्षेत्र में इसका अगर जिक्र करें, शिक्षा के बारे में हम बात करें, शैक्षिक दृष्टि से अधिगम का जो अंतरण है अति आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। इसमें बालकों के सीखने की दक्षता में निखार आता है। वो किस प्रकार से अधिक सीखते हैं उसमें निखार आता है। सीखने के अंतर्गत महत्व को हम निम्न प्रकार से बयां कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर एक, पाठ्यक्रम। नंबर एक, पाठ्यक्रम। हम अधिगम अंतरण के महत्व में सबसे पहले कहते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण में अधिगम अंतरण का बहुत अधिक महत्व होता है कि पूर्व में जो सीखी गई सकारात्मक क्रियाएं हैं उसको सही ढंग से हम किस प्रकार से काम में लेते हैं। सीखने का अंतरण किस प्रकार होता है और किस कारकों से प्रभावित होता है, इस बात को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम की रचना करनी चाहिए जिससे कि बच्चे बड़े ही सूक्ष्मतापूर्वक उसका अध्ययन कर सकें। तो पाठ्यक्रम में अधिगम अंतरण का सबसे अधिक महत्व बताया कि जब भी पाठ्यक्रम की रचना विषय विशेषज्ञों द्वारा की जाए तो वो इस बात का ध्यान रखें कि अधिगम अंतरण किस सीमा तक बच्चे उसका लाभ ले सकते हैं और उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण की रचना करनी चाहिए। दूसरा, अध्यापक के द्वारा प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधियां अंतरण की मात्रा में वृद्धि करती है। शिक्षण विधियां, देखिए शिक्षण विधियां जो एक अध्यापक पढ़ाते टाइम उपयुक्त विधि का प्रयोग करता है तो वह अधिगम अंतरण के महत्व को बढ़ाती है, की मात्रा में वृद्धि करती है, अंतरण की मात्रा में वृद्धि करती है। शिक्षण का चयन अंतरण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली विभिन्न दशाओं तथा कारकों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। शिक्षण विधि है वो विभिन्न प्रकार के बच्चों का ध्यान रख करके विभिन्न प्रकार के जो प्रकरण हैं उनको ध्यान में रख करके अगर उनका चयन किया जाए तो वो भी अधिगम अंतरण के महत्व को बढ़ाती है। तो इस प्रकार से अध्यापक द्वारा अपनाई जाने वाली जो शिक्षण विधि है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है और उसके द्वारा वो बच्चों को विशिष्ट रूप से पढ़ाने में सक्षम होता है। तीसरी बात करें, विशिष्ट सिद्धांतों की अपेक्षा। तीसरी बात करें, विशिष्ट सिद्धांतों की अपेक्षा सामान्य सिद्धांतों को अपनाया जाए। नंबर 3, विशिष्ट सिद्धांतों की अपेक्षा यदि सामान्य सिद्धांतों को अपनाया जाए या उनको माना जाए तो ज्ञान अधिगम अंतरण में अधिक सहायक होता है। और चौथा है, कक्षा शिक्षण में उदाहरण किए जाए। चौथा, कक्षा शिक्षण में किसी भी बिंदु को स्पष्ट करने के लिए कक्षा शिक्षण में अधिक से अधिक शिक्षण में
उदाहरण प्रयुक्त किए जाए, जिससे कि उस वक्तव्य की स्पष्टता हो सके तथा उस अंतरण के माध्यम से उसको सुस्पष्ट लगे। तो इस प्रकार से कक्षा शिक्षण में उदाहरण प्रयुक्त किए जाएं, मुख्य बिंदुओं को छात्रों के सम्मुख भली भांति स्पष्ट किया जाए। मुख्य जो बिंदु हैं, मुख्य मेन पॉइंट हैं, वो छात्रों के सामने लिख करके अथवा बोल करके स्पष्ट रूप से व्यक्त किए जाएं, जिससे कि वो अधिक उनको समझ सकें और उनका जो ट्रांसफर है वो आसानी से हो सके और उनको वो मैक्सिमम लर्न कर सके। तो अंतरण का महत्व बढ़ जाता है। पढ़ाए जाने वाले प्रकरण के लिए कोई पूर्व ज्ञान आवश्यक है तो अध्यापक को देख लेना चाहिए कि छात्र आवश्यक पूर्व ज्ञान को रखते हैं अथवा नहीं। अगर प्रीवियस नॉलेज अगर छात्र रखते हैं तो उस पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए नवीन ज्ञान के साथ उनकी चर्चा करनी चाहिए, जिससे कि हमारे अधिगम का जो ट्रांसफर है, लर्निंग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है और बच्चों को आसानी से समझ आता है। पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ते हुए पढ़ाया जाए तो बच्चे इसको सहज और सही रूप से पढ़ पाते हैं। बात करें दूसरे की, शिक्षण के दौरान सह संबंध के सिद्धांत को नजरअंदाज नहीं किया जाए। सह शिक्षण कह सकते हैं कि सह संबंध के सिद्धांत को हम किसी भी चार्ट, मॉडल, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से या किसी नोट्स, रेफरेंस बुक या किसी एग्जाम्पल के माध्यम से, तो उनको कहा जाता है कि इसको नजरअंदाज नहीं किया जाता। बालकों को किताबी कीड़ा न बनाएं, केवल किताबों से न जोड़ें, उन्हें व्यावहारिक तथा सामाजिक ज्ञान के कार्यों के माध्यम से भी शिक्षा प्रदान करें। तो इस प्रकार से अधिगम अंतरण का महत्व हमारे जीवन में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक विस्तारित है। हम इसको और ज्यादा भी मुख्य रूप से आप लोगों को बताया कि शिक्षा की दृष्टि में इसका बहुत ही महत्व है। अब हम बात करें कि रोल ऑफ टीचर इन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में एक टीचर का या एक अध्यापक का क्या रोल है, एक अध्यापक की भूमिका अधिगम अंतरण में एक अध्यापक की जो भूमिका है उसको बहुत ही गहन माना गया है कि उसकी क्या भूमिका है। अधिगम अंतरण में अध्यापक की भूमिका। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात करें, उसमें एक शिक्षक का मुख्य अहम रोल होता है कि वो अपने शिक्षार्थियों को किस प्रकार से अधिगम अंतरण में अध्यापक का जो रोल है महत्वपूर्ण रोल होता है। अंतरण की समस्या सभी प्रकार की शिक्षा में समान रूप से है, इसलिए अध्यापक को निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं। अध्यापक को उस बिंदुओं पर सुझाव के माध्यम से प्रिपेयर किया जा सकता है, आगाह किया जा सकता है कि वो किसके आधार पर बेहतर पढ़ा सके, किसके आधार पर उनको बेहतर नॉलेज बच्चों को दे सके, जिससे कि उनके बच्चों में सर्वांगीण विकास हो सके। अध्यापक को मस्तिष्क में या अपने दिमाग में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अध्यापन का अर्थ विशिष्ट रूप से वह संबंध लाने से है जो वास्तविक समस्याओं का सामना करने के लिए हो, तभी शिक्षा का जीवन के लिए उद्देश्य पूर्ण होता है। केवल किताबी ज्ञान या किताबी कीड़े बना देने से उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। एक अध्यापक उसको व्यावहारिक जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं वो किस प्रकार से दूर होती है उनके बारे में भी अवगत कराता है, तो वो अधिगम अंतरण का अर्थ सार्थक हो जाता है और उसके जीवन के जो उद्देश्य हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। विद्यालय में सीखी गई चीजों को यदि और अधिक प्रभावी ढंग से वास्तविक व्यवहारिक जीवन में उतारा जाए तो अंतरण का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है कि महत्व का अंतरण क्या है। उन सीखी गई बातों को उन विद्यालय अध्यापकों द्वारा बताई गई बातों से अगर व्यवहारिक जीवन में हम अपनाते हैं तो उसका और अधिक महत्व बढ़ जाता है। अध्यापक को भाषाओं संबंधित या यूं कहें सामाजिक विद्वान तथा प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर के संबंधों के प्रत्येक क्षेत्र पर जोर देना चाहिए।
एक अध्यापक अपने आप में अपडेट होता है, अपने आप में अपडेट होते रहना भी चाहिए, ताकि वो बच्चों को प्रीवियस नॉलेज एंड न्यू नॉलेज का रिलेशन करते हुए उनके माध्यम को सही ढंग से बता सके, ताकि अधिगम जो ट्रांसफर है या ट्रांसफर ऑफ जो लर्निंग है उसका महत्व भी बढ़े और बच्चे उससे अधिक सीखें। तो इसलिए अध्यापक को विभिन्न प्रकार की अगर भाषाओं का नॉलेज है, विभिन्न प्रकार के सामाजिक गुणों का नॉलेज है, या विभिन्न प्रकार की सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान के अंतर के संबंध का ज्ञान है, तो वो बच्चों को अधिक से अधिक बता सकता है। संबंधित तथ्यों को जोड़ा जाना चाहिए। एक बिंदु जैसे हवा, पानी, इसको अगर प्रकृति से जोड़ करके बताया जाए तो बच्चों को अधिक समझ में आता है, और यूं कहें कि यहाँ अधिगम का जो अंतरण है वो अधिकतम होगा। वे किसी क्षेत्र से संबंधित कहें कि उनको तथ्यों को जोड़ा जाना चाहिए, ताकि वे किसी भी क्षेत्र से संबंधित क्यों न हो, विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित तथ्यों को किसी विषय पर प्रभाव डालने के उद्देश्य से लाने चाहिए। इतिहास को पूर्व की कहानी के रूप में सिखाया जा सकता है। इतिहास को जब पढ़ाते समय इतिहास के एक प्रवक्ता द्वारा पूर्व के किसी भी ज्ञान या किसी एग्जाम्पल के माध्यम से उनको समझाया जा सकता है कि इतिहास की एक पूर्व कहानी है, तथा इसके साथ विभिन्न शक्तियों का वर्णन व्याख्या करके विभिन्न प्रकार के उदाहरण दे करके वो बता सकता है कि वह कौन से कारक तत्व हैं जो लोगों को किसी प्रकार से व्यवहार करने को मजबूर करते हैं। इसको वर्तमान तथा भविष्य की शिक्षा का आधार बनाया जाना चाहिए, इसका एक बेस बनाया जाना चाहिए। अगले हम पॉइंट की बात करें कि अधिगम अंतरण में अध्यापक का बहुत अधिक जो अहम रोल है वो है पाठ्यक्रम के विषय तथा अध्ययन विधियों पर प्रस्तुतिकरण। जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनाई जाने वाली शिक्षण विधियां हैं उनका उपयुक्त प्रस्तुतिकरण पर भी निर्भर रहना चाहिए। उस जीवन सदस्य गतिविधियों द्वारा विषय वस्तु को प्रस्तुत करें, उन घटनाओं को चित्र के माध्यम से, मैप के माध्यम से स्पष्ट करें, जिससे कि बच्चों में अधिक से अधिक अंतरण हो सके, बच्चे उसका ज्यादा से ज्यादा लर्न कर सकें, अधिगमित कर सकें, जिससे कि अनुभवों को समृद्ध बनाया जा सके एवं सामाजिक मूल्यों का अभ्यास कराया जा सके। इस प्रकार जो आदतें बनाई जाती है उन्हें जीवन में अंतरण किया जा सकता है, उन्हें जीवन में ट्रांसफर किया जा सकता है, जो कि आगामी जीवन के लिए लाभदायी होती है, जो कि सामाजिक जीवन में वास्तव में एक अच्छा जीवन अपनाता है। अगले पॉइंट की बात करें कि अध्यापकों द्वारा अपनाया गया जो अधिगम अंतरण को समाज उपयोगी आंदोलन का आधार बनाया जाना चाहिए। समाज एक जो मूवमेंट कर रहा है, जो आंदोलन कर रहा है, उसका आधार भी अध्यापकों द्वारा उस अधिगम अंतरण को बनाया जाना चाहिए कि इस ऐतिहासिक अंतरण के कारण ही आज हम यहाँ तक जो पहुंचे हैं। इस प्रयोजन के लिए अध्यापक जो है मुख्य रूप से इस बातों से जुड़ा रहता है। अध्यापकों द्वारा अधिगम के अंतरण को समाज उपयोगी आंदोलन का आधार बनाया जाए। प्रस्तुतिकरण, ज्ञान तथा सूझ, अधिगम की तकनीकें तथा समस्याओं को सुलझाना, रुचि, प्रशंसा, ऐसी महत्वपूर्ण आदतें अपनाना जो कि बच्चे को अधिक से अधिक अच्छी लगे, समझने में आसानी हो, सावधानी के साथ आदर्श, ईमानदारी आदि का अंतरण किया जा सके। और एक आदर्श अध्यापक एक बच्चे में ईमानदारी और आदर्शवादिता या यूं कहें कर्तव्य निष्ठा के प्रति दृढ़ बनाता है, वो भी अपने अधिगम अंतरण का एक महत्व बढ़ाता है। अध्यापक ही है जो एक बच्चे को अपने कर्तव्य परायणता, अपने जो कार्य हैं उनके बारे में अवगत कराता है, आत्मविश्वास बनाता है, आत्मनिर्भर बनाता है। अध्यापन में जितनी अधिक जीवन सदस्य गतिविधियां होगी उतना ही जीवन सजीव सा हमें प्रतीत होगा। जीवन सदस्य गतिविधियां होनी जरूरी है जो कि अधिगम अंतरण के महत्व को बढ़ाती है। विद्यालय जीवन के बाद उतना ही अधिक अंतरण होगा। इस प्रयोजन के लिए अध्यापक योजना विधि को अपना सकता है, प्रोजेक्ट विधि, योजना विधि को अपना सकता है अपनी रूपरेखा तैयार करके,
कि जिससे कि एक जीवन सदस्य जीवन जीने की एक कला सी प्रतीत होती हो। अगला जो अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों को किसी स्थिति के भीतर पूर्ण रूप में ले जाएं, किसी भी सिचुएशन में उनको पूर्ण रूप से ले जाएं। ये हमारी समस्या है। इस समस्या को हमें किस प्रकार से हल करना है और उस समस्या के बारे में उनको डीपली उनका अध्ययन कराएं और उसके बाद उसकी समस्या समाधान की विधियों के बारे में वो उनसे पूछें, तो वो उनके अधिगम अंतरण के माध्यम से उस समस्या को हल करवाने के एक प्रयास करता है, जो कि अधिगम अंतरण के महत्व को भी बढ़ाता है। अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों को किस स्थिति के भीतर पूर्ण रूप ले जाएं तथा उसकी सूक्ष्म विशेषताओं का अन्वेषण करें। उसे चाहिए कि वह सूझ को विकसित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण तथा आवश्यक तथ्यों के संबंध को बतलाएं। अध्यापक को बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार ये जान लेना चाहिए कि उनका मानसिक स्टैंडर्ड लेवल क्या है, उनके अनुरूप ही अध्ययन करवाना चाहिए। लेवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 6th क्लास के बच्चे को हम हायर क्लासेस के लेवल के आधार पर अगर पढ़ाना चाहेंगे तो अधिगम अंतरण निश्चित रूप से प्रभावित होगा। अधिगम अंतरण को उसके अनुरूप अध्ययन कराना चाहिए, क्योंकि यह सत्य है कि बुद्धिमान बच्चे औसत बच्चों की तुलना में अधिक लर्न करते हैं, अधिक अधिगमित करते हैं, अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, या यूं कहें औसत बच्चे हैं वो बुद्धिमान बच्चों की अपेक्षा कम अधिगमित होते हैं, कम लर्न करते हैं। तो इस प्रकार से अध्यापक को चाहिए कि वो उनके मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग ही उनको पढ़ाएं, उनका ज्ञान दें। इस प्रकार से औसत बच्चे मूर्ख बच्चों की तुलना में अधिक लर्न करते हैं, ये कंपैरिजन हम पाते हैं। और इस प्रकार से अध्यापक का मुख्य रोल होता है उन बच्चों को बताने में, अधिगम लर्न कराने में। अध्यापकों को अपना अध्यापन इस प्रकार से योजित करना चाहिए कि सभी मुख्य तथा महत्वपूर्ण चीजों का अंतरण हो जाए। जो मुख्य बातें हैं वो ट्रांसफर हो जाए, यानी फंडामेंटल पॉइंट्स जो है, बेसिक जो कंसेप्ट जो है वो उनका अंतरण या ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तो इस कार्य में भी अध्यापक है वो महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कि बेसिक जो बातें हैं बच्चों की कंसेप्ट क्लियर करने के बाद फिर उसके बाद नवीन ज्ञान की बात करते हैं तो अधिगम अंतरण अधिक होता है। और इस अधिगम अंतरण में अध्यापक का ही मुख्य रोल होता है। अध्यापक को अपना अध्यापन इस प्रकार से योजित करना चाहिए कि सभी मुख्य तथा महत्वपूर्ण चीजों का अंतरण हो जाए। इसके लिए उसे कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता होगी। अध्यापक को सामान्यकरण विधि का उपयोग करना चाहिए। सामान्यकरण जो सभी बच्चों के समझ में आ जाए, विशिष्ट विधियों को उपयोग में ना लें, ताकि छात्र चीजों का सामान्यकरण तथा अंतरण आसानी से कर पाए। अगले हम पॉइंट की बात करें कि अध्यापक में अर्थपूर्ण विषय वस्तु देनी चाहिए। अध्यापक को कक्षा में अर्थपूर्ण विषय वस्तु देनी चाहिए। स्पष्ट तथा अर्थपूर्ण वस्तुओं को अधिक देर तक स्मृत किया जा सकता है, याद किया जा सकता है, जो कि बहुत ही मुख्य जो बिंदु होते हैं उनको केवल मेमोराइज किया जा सकता है, याद किया जा सकता है। तो अध्यापक को केवल उन्हीं विषय वस्तुओं की चर्चा हमें करनी चाहिए जो हमें उन बच्चों तक पहुंचा सके। उनका संरक्षण, अध्यापक को छात्रों में सोचने तथा तर्क करने की आदत का विकास करना चाहिए। तर्क वितर्क, अध्यापक को उन्हें तर्क वितर्क करने की शक्ति का विकास करना चाहिए। उन्हें किसी भी समस्या को हल करने का तरीका सुझाने का एक प्रयास उनके द्वारा किया जाता है और किया जाना चाहिए। अध्यापक को कक्षा में छात्रों में इस प्रकार की बुद्धि, इस प्रकार की कंपटीशन पैदा करना चाहिए जिससे बच्चे कठिन से कठिन समस्याओं को हल कर सके। ये मुख्य कार्य भी अध्यापक उनको अभिप्रेरणा के माध्यम से अभिप्रेरित करता है, उनको अग्रसर करता है। अध्यापक को सैद्धांतिक विषय को व्यवहारिक जीवन में लागू करने की प्रवृत्ति छात्रों में विकसित करने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। जो प्रैक्टिकल जो वर्क है उनमें उनको लाने की प्रवृत्ति की जानी चाहिए, यानी सैद्धांतिक जो विषय वस्तु है
उसको व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार से उतारा जाए, व्यवहारिक जीवन में उसका लाभ कैसे लिया जाए, इस प्रकार के प्रयोग भी अध्यापक द्वारा किए जाते हैं कि वो सैद्धांतिक उन सिद्धांतों के आधार पर हम अपने व्यवहारिक जीवन को किस प्रकार से ढालें, किस प्रकार से लागू करें, इस प्रकार के प्रयास भी अध्यापक को करने चाहिए। अध्यापक कक्षा में अर्जित ज्ञान को विभिन्न समस्याओं के समाधान में लागू किया जाना चाहिए, विभिन्न समस्याओं को सहर्ष वो उनको हल कर सके तथा हल करने की विधि के बारे में बताया जा सके। तो हमने पढ़ा कि अधिगम अंतरण का महत्व, अधिगम अंतरण में अध्यापक की भूमिका, और अध्यापक की जो भूमिका है बहुत ही गहरी भूमिका है। अब हम बात करें कि प्रभावी अंतरण के लिए, प्रभावी अंतरण के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। आप बताइए क्या करना चाहिए। प्रभावी अध्यापक को प्रभावी अधिगम अंतरण है, अधिगम अंतरण के लिए अध्यापक का मुख्य रोल क्या होना चाहिए। तो अध्यापक का मुख्य रोल तो हमने पढ़ा ही अभी, इसको और ज्यादा अधिगमित करें तो वो अपने आप को एक अर्थपूर्ण पाठ्यक्रम के साथ प्रस्तुत करें, अपने आप को विभिन्न प्रकार की प्रीवियस नॉलेज एंड न्यू नॉलेज को रिलेशन करते हुए अगर बच्चों में प्रसारित किया जाए तो हम मानते हैं कि अधिगम अंतरण का जो महत्व है और ज्यादा बढ़ जाता है। तो अधिगम अंतरण में अध्यापक को विभिन्न बातों का ध्यान में रखना चाहिए। वह निर्णय करे कि बच्चों को क्या अंतरित किया जा सकता है। उसका पहला निर्णय होता है कि वह बच्चों को क्या चीज ट्रांसफर करें, किस नॉलेज का ट्रांसफर करें कि जिससे उससे बच्चे अधिकतम लाभ उठा सकें और उसको अधिकतम सीख सकें। दूसरा, उसे अनुभव तथा प्रयोग से सिखाना चाहिए। जो अपना अनुभव है, अनुभव तथा प्रयोग पर, लर्निंग बाय डूइंग पर सिखाया जाना चाहिए। अपने अनुभवों को शेयर करना चाहिए। किसी भी कमजोर बच्चे में आत्मविश्वास पैदा उसे करना चाहिए। उसे आगे बढ़ने के लिए साहस प्रदान एक अध्यापक द्वारा किया जाना चाहिए। अपने अध्यापन को किस प्रकार अनुकूल बनाए तथा संगठित करें, इससे अधिकतम अंतरण हो सके। उसे अनुभव तथा प्रयोग से सिखा करके अपने उद्देश्यों की वो पूर्ति कर सकता है। उसे व्यक्तिनिष्ठ परिस्थितियों तथा छात्रों की योग्यताओं को ध्यान में रखना चाहिए। उसे छात्रों की जो योग्यता है, योग्यता की बात करें, छात्रों की योग्यता के आधार पर वस्तुनिष्ठता को प्रसारित किया जाना चाहिए कि उसी आधार पर उसको समझाने का प्रयास किया जाए। उसे व्यक्तिनिष्ठ परिस्थितियों तथा छात्रों की योग्यताओं को ध्यान में रखना चाहिए। उसे अध्यापन की उचित विधियों का बनाना चाहिए, उचित विद्यालय वातावरण का निर्माण करना चाहिए तथा उचित प्रवृत्ति के अनुसार स्वयं को ढाल लेना चाहिए तथा उचित व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार से टीचर है वो उस वातावरण में उस प्रकार अपने आप को अनुकूलित करें, अपने आप को सुदृढ़ करें, अपने आप को आत्मविश्वास के साथ उन बिंदुओं को सशक्त करें, उन बिंदुओं को ट्रांसफर करने का प्रयास करें। और अध्यापक को बहुत से ऐसे कार्य हैं जो अपने अधिगम को प्रभावी, अधिगम अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए किए जा सकते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की घटनाओं को किसी भी उदाहरण के माध्यम से समझा करके अथवा चार्ट और बोर्ड के माध्यम या यूं कहें विभिन्न प्रकार के मॉडल के माध्यम से भी उनको समझाया जा सकता है। और वो विभिन्न प्रकार के जो मॉडल हैं, विभिन्न प्रकार के जो मॉडल हैं उनके माध्यम से किसी वस्तु को अधिक स्पष्ट कर सके। ये एक अध्यापक को करना चाहिए और एक अध्यापक द्वारा अधिकतम प्रयास भी किए जाते हैं। एक अध्यापक बच्चे को मैक्सिमम जो बेसिक बातें हैं उनका स्थापित करने का प्रयास करता है, चाहे वो अपनी मदर टंग में करें, मातृभाषा में, चाहे उस बच्चे को समझाने का प्रयास करें या दूसरी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से अध्यापक द्वारा ये कार्य किए जाने चाहिए जिससे अधिगम अंतरण और ज्यादा प्रभावी हो जाता है।
उसे अध्यापन की उचित विधियों को बनाना चाहिए, उचित विद्यालय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। विद्यालय का जो वातावरण है उसमें अनुशासन प्रिय, उस वातावरण को शांति प्रिय या यूं कह सकते हैं अनुकूलित वातावरण बनाकर निर्माण करना चाहिए तथा उचित प्रवृत्ति के अनुसार स्वयं को ढाल लेना चाहिए तथा उचित व्यवहार भी करना चाहिए। अब हम पढ़ें कि अंतरण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। हमने अभी पढ़ा कि प्रभावी अधिगम अंतरण के लिए अध्यापक क्या करना चाहिए, हमने बातें की। आगे हम बात करते हैं अधिगम अंतरण के कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। अंतरण या ट्रांसफर के अंतरण के महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए, हमने अभी पढ़ा कि एक अध्यापक को ट्रांसफर ऑफ लर्निंग प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसी में हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे बिंदु हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, जो अंतरण के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, और उनको हमें इस क्वेश्चन में जोड़ भी सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का एक बड़ा जो क्वेश्चन आता है उनमें उनको हम रख सकते हैं। तो पहला है विद्यालय विषयों को मस्तिष्क या इसकी योग्यता को बेहतर बनाने का उपकरण नहीं मानना चाहिए। ये माने कि जो विद्यालय विषयों को मस्तिष्क या इनकी योग्यताओं को बेहतर बनाने का उपकरण नहीं माना जाना चाहिए। इसके और बहुत से साधन हैं कि हम सामाजिक सरोकार, समाज के रीति रिवाजों से भी अपने मन मस्तिष्क को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। इसको एक विद्यालय जीवन का उपकरण न माने। अंतरण कुछ सीमा तक स्वयं होता है, ऐसा मानना है कि लर्निंग का जो ट्रांसफर स्वतः ही होता है, जेनेटिक कहें, आनुवंशिक रूप से कहें या प्रीवियस नॉलेज का कुछ सीमा तक ऐसा माना जाता है कि अंतरण जो है, अधिगम का जो अंतरण है कुछ सीमा तक स्वयं होता है। सारों का नहीं कह सकते, 100% नहीं, कुछ सीमा तक अंतरण होता है। इसके बाद अध्यापक को अधिकतम अंतरण के लिए प्रयास करना होता है। अध्यापक है या फिर घर में एक बच्चे को माँ कोई विषय का ज्ञान दे रही है तो उसके लिए भी उसे जरूरी हो जाता है कि वो उसके अंतरण में उसकी सहायता करती है। तो अध्यापक को अधिकतम अंतरण के उसे प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाकर के उसे अधिगम अंतरण का महत्व समझ आता है। अंतरण करने में द्विधा के लिए विषयों को एक दूसरे के साथ एक साथ अध्ययन करना चाहिए। सभी विषयों को एक साथ अध्ययन करने से या यूं कहें उन बिंदुओं के बारे में समस्याएं कम होती हैं और उन समस्याओं को हम हल आसानी से कर सकते हैं। प्रभावी अंतरण के लिए उद्देश्यों, उसके अर्थ, उसकी प्रकृति, संबंधों तथा बार बार होने वाले तथ्यों पर जोर देना चाहिए। अगर हमें प्रभावी अंतरण है तो उसे उन तथ्यों पर, उन आदर्श पर, उन शिक्षण विधियों पर, उनके उद्देश्यों पर, अर्थ पर बार बार जोर देना चाहिए या उन तथ्यों का बार बार अध्ययन करना चाहिए। अध्यापकों को छात्रों के किसी विशेष या व्यक्तिगत प्रयास के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। अध्यापकों को छात्रों के किसी विशेष या व्यक्तिगत प्रयास के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए जिससे एक प्रभावी अंतरण हो सके। उसका महत्व प्रभावी अंतरण के लिए माना जाता है। अंतरण के अवरोधों को जहां तक हो सके निवारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। कई बार यह अवरोध स्रोतों की कमी के कारण होते हैं, लेकिन अधिकतर यह मनुष्य की प्रकृति के कारण होते हैं, जिससे कि बड़े अवरोध सामने आते हैं। अंत में अधिगम को व्यवहार में अंतरित करना आसान होता है यदि सिद्धांतों तथा तकनीकों का हम बात करें तो उन तकनीकों को बार बार पुनः स्मरण किया जा सके, उन टेक्निक्स को बार बार उपयोग में लाया जा सके, जिससे कि अधिगम अंतरण का महत्व और ज्यादा बढ़ सके। तो इस प्रकार से हमने अधिगम के आज अंतरण के महत्व को पढ़ा, अंतरण के महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ा और अधिगम अंतरण में एक अध्यापक का क्या रोल है ये हमने आज अध्ययन किया। तो मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा है कि आप लोग इसे जरूर देखेंगे, इसका फायदा लेंगे। थैंक यू।